बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के हिस्से में अच्छी खबरों का हम कह सकते हैं कि सिलसिला अब शुरू हो चुका हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मुस्बत करार दे दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पहले बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया था, मगर अब ये भी खुशखबरी सुनाई गई है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको भी हम लगाम डालने जा रहे हैं। अभी कुछ देर के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अपडेट भी हमारे सामने आ जाएगी। हुकूमत और पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये जो पिछले कई रोज़ से ये बात गोशगुजार की जा रही थी, हर जगह पर डिस्कस हो रही थी कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद कोई बीच का रास्ता तलाश किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब की तरफ से आज बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात और या फिर डील और इससे मिलते जुलते जो मामलात हैं उनको फौरी तौर पे रोक देने के जो अहकामात हैं वो सादिर उन्होंने कर दिए। मगर इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी रहनुमा जो हर रोज आपको दिन में कई मरतबा आपस में इख्तलाफ करते हुए नजर आते हैं, उन रहनुमाओं को ताकीद की है कि अगर आपके दरमियान इख्तलाफ है तो फिर चौक चौराहे की बजाय जो मीटिंग्स हो रही होती है उसमें बैठ के आप लोग अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली अब सोच क्या है, सोच क्या रही है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के तमाम सूबों से मुतालिक आमिर मतीन साहब की जो डायरी है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, खबरें तो अच्छी बुरी इनका सिलसिला रहता है, लेकिन आज हमें अच्छी खबरों से शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतरी की खबरें आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिली हैं हमें। आपने इब्तदाइया तो शुरू कहा था कि जी आज अच्छी खबरें ही, अच्छी खबरों से बिल्कुल आपकी फरमाइश पे अच्छी खबरों से ही शुरू करते हैं। मुस्बत सोच रखनी चाहिए, मगर खबरें कुछ बुरी भी हैं। सो पहले अच्छी खबरें कि फिच ने, जो कि क्रेडिट एजेंसी है, उन्होंने तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म जो हमारे कर्जा जात हैं उनकी रेटिंग में बेहतरी करते हुए इसको CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया है और करेंसी की रेटिंग भी B- हो गई है, जो कि अच्छी खबर है। उसके बाद फिर जैसे जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि हमारी तरसीलात जो हैं वो इस महीने रिकॉर्ड $4 बिलियन की हुई हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि इस साल हम $38 बिलियन का टारगेट जो है ना वो अचीव कर लेंगे। टारगेट बल्कि था भी नहीं, पर $38 बिलियन तक चले जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है। ये सिर्फ 5-6 साल पहले 18 होती थी, तो ये तकरीबन जो है डबल से भी क्रॉस कर रही है पिछले 5-7 साल में, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। उसके अलावा एक पेट्रोल की कीमत के हवाले से खबर है। अब फैसला नहीं मुझसे हो रहा कि ये अच्छी कितनी है और बुरी कितनी है। अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में जो पेट्रोल की कीमत पहले यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से ये $74 से अब $64 पे आ गई है फी बैरल। ब्रेंट का पैमाना जो है उसके मुताबिक $64 पर फी बैरल आ गई है। ये 60-62 तक भी गई थी, 64 है। ये शायद चूँकि अब अमेरिका में ये ट्रेड वॉर जो चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, शायद और भी नीचे जाए, मगर ये $10 74 से 64 पे आ चुकी थी। पहले जो पैसे बढ़ाने थे हुकूमत ने कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे, पेट्रोल की कीमत जो है वहीं रहेगी और वो जो वहाँ से जो है उसकी बजाय पेट्रोल पे लेवी वो $70 कर दी और उन्होंने कहा जी आपको $7 हम बिजली के अंदर फी यूनिट दे रहे हैं। और बाद में चला था कि जनाब वो जो $7.5 फी यूनिट बिजली दे रहे थे वो पहले तो जून तक है और उसमें से उसके बाद फिर कुछ उसमें से बरकरार रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। मगर आम आदमी को इस जेब से फॉर एग्जांपल निकाल के इस जेब में डाल देने वाली बात थी, तो वो पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई। अब जो है मज़ीद नीचे चली गई है और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद $7-8 जो है कम की जाए पर लीटर कीमत, जो कि करनी चाहिए। तकरीबन $10 का मतलब है कम से कम $10 का तो फ़र्क पड़ता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक बड़ा शुगर कोट करके ऐलान लिया, मुबारकबाद दी और मुबारकबाद ली कि जनाब ये बिजली की कीमत का जो था तो आप शायद थोड़ी सी कम करें या मेरा ख्याल बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर इबाम है। तो उन्होंने कहा जी वो जो हम लेवी बढ़ा रहे हैं
पेट्रोल की कीमत कम हो रही है मगर 70 रुपए से लेवी बढ़ा रहे हैं, जो कम करनी थी पेट्रोल की कीमत वो करने की बजाय, तो साथ में उन्होंने उसको एक शुगर कोटिंग जो दी है, बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने जी हम बलूचिस्तान के अंदर जो है ना खूनी जो सड़क है जो कि कोयटा से कलात और कराची की तरफ जाती है और चमन वाली सड़क भी जो है, तो उस खूनी सड़क की जगह पे ना हम ये पैसे उधर बलूचिस्तान के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब पेट्रोल से जो इधर से रिलीफ निकलेगा, पैसे हासिल वो पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रहे, तो यहाँ से जो पैसे कम करने थे उसके ऊपर मजीद टैक्स डाल के वही कीमत रहेगी पेट्रोल की, और वहाँ से जो पैसे निकालेंगे उसको बलूचिस्तान में सड़कों के ऊपर लगाएंगे। अब जाहिर है बलूचिस्तान के ऊपर लग रहे हैं, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान के कोई भी खबर आए कि जी वहाँ पे तो उस पर कौन एतराज़ कर सकता है। इस वक्त वैसे ही बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ लखपास पे आज 19वां दिन है और कुछ बुरी खबरें वायलेंस के हवाले से भी आई, कदू का वाक़यात भी हो रहे हैं, मस्तूंग में हुआ है, कोलू में हुआ है, तो जाहिर है एक फील गुड फैक्टर भी आता है कि हम देखें बलूचिस्तान के लिए कर रहे हैं। हाँ। मगर सवाल ये है कि मुझे इस पे शक पड़ता है कि इनका एक टैक्सेस का एक शॉर्टफॉल आ रही थी, कोई एक तकरीबन 400-450 बिलियन डॉलर के ना इनके टैक्सेस की कमी थी, और इन्होंने IMF से कहा था जी, उन्होंने कहा जी इसको तो पूरा करें ना, आपने जो टारगेट दिया हुआ था 13,000 अरब रुपया इकट्ठा करने का, तो कोई 600 ओवरऑल साल के भी कुछ महीने रहते हैं, तो 400 के करीब जो है ना 400 बिलियन डॉलर के करीब वो शॉर्टफॉल हो गई भी थी, शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो वो जो है पेट्रोल में जो कीमत कमी है ये उससे पूरा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जाहिर है जब बनेगी तब बनेगी, उसका भी जो है बजट के अंदर एलोकेशन की जाएगी, तो ये बजट के आने तक ये शॉर्टफॉल में पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो बनती रहेगी सड़क। ये वहाँ की सड़कों का पहले भी कभी दवा ऐलान होता है, फिर वो ऊपर नीचे डेट्स उसकी होती रहती हैं। बहरहाल ये अब बुनियादी बात ये है कि अवाम को ये जो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत का जो वादा किया गया था उस पर टैक्स लगाई जा रहे हैं, वो कम नहीं कर रहे। चलें बलूचिस्तान पे उन्होंने फिर ऐसी तारीफ़ की बलूचिस्तान की कि हमने देखें कितने अच्छे जज्बात हैं, हम भी उन जज्बात की कदर करते हैं। फिर सरफराज भुट्टी साहब ने शुक्रिया भी अदा कर दिया कि ज़बरदस्त किस्म का है। बात ये है, सवाल ये है कि अवाम को आप यहाँ से रिलीफ नहीं दे रहे, चलें अवाम कुर्बानी दे लेगी बलूचिस्तान के लिए, मगर हुकूमत खुद अपने खर्चे कम क्यों नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर्स पिछली दफ़ा भी 21% बढ़ा दिया, और उसके बाद हम रोज़ सुनते हैं ये कैबिनेट को 50 से ऊपर क्रॉस कर गई है, हर एक को झंडे की गाड़ियाँ, वो पता चलता है सूबों में भी विफाक में भी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, ये कभी बेलारूस चले जाते हैं, दुनिया भर के दौरे चल रहे हैं, ख़ानदान जा रहे हैं, वो कैबिनेट आधी जा रही है, वज़रा जा रहे हैं, ये अल्ले तल्ले जो है। IMF को इतराज़ नहीं है, आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं? लंबी जो है ना वो आपके एंटूराज होते हैं, लंबी जो है हटो बचो की वो आ रही हैं, अपना खर्चा नहीं बढ़ा रहे, खुद कोई कुर्बानी नहीं दे रही। पार्लियामेंटेरियन, वज़रा, सरकारी मुलाजमों के बड़े जो अफसरान हैं ख़ास तौर पे उनकी तनख्वाहें बढ़ा देती हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन भी होती है, अपने खर्चे भी नहीं बढ़ा रहे, अपनी आमदनी भी बढ़ाते जा रहे हैं, और कुर्बानी देने के लिए जनाब वो अवाम रह गई है। और उसके अंदर सूरत हाल ये है कि सिर्फ दो बता दूँ, इस वक्त 2 रिपोर्ट्स आई हैं बड़ी खौफनाक, जो कि मैं क्विकली बता दूं, फिर हमारे गेस्ट वो कि अपनी खर्चों के हवाले से बाय द वे हम जो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो तफसीलात आ रही हैं इनकी गवर्नेंस का जो हाल है कि खुद ये जो है ना खर्चे ना सिर्फ कम कर रही हैं बल्कि जो उसूली तौर पे करने चाहिए वो नहीं है। एक ये जी कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, इसकी एक रिपोर्ट आई है, बिजनेस रिकॉर्डर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक एडिटोरियल भी लिखा हुआ है, खौफनाक खबरें। उन्होंने कहा कि जनाब जब होलसेल मार्केट की जो कीमत होती है और रिटेल मार्केट की यानी थोक और परचून के दरमियान 133% का फर्क है।
इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई सदर और चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुनैद अकबर साहब, वो मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी जुनैद अकबर साहब, आपसे हम पीटीआई के हवाले से, आप केपी के सदर हैं पीटीआई के, वो भी बात करेंगे, इमरान खान के मसाइल और मुलाकातों की भी बात करेंगे। मगर पहले मैं ये करूं कि मैंने ये जो इब्तदाइया दिया है गवर्नेंस का कि पेट्रोल की कीमत ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कह रहे हैं बलूचिस्तान में वो करेंगे। मगर ये जो गवर्नेंस के मसाइल हैं कि जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैं आपकी तफसीलात देख रहा था कि खौफनाक किस्म के वहाँ से फिगर्स आ रहे हैं जो गवर्नेंस की वजह से और बुरी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से। वो ज़रा हमारे साथ इस पर पहले शेयर कर लें कि क्या हैं, क्या आप तफसील बताएंगे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं, हमारी ये कमेटी बनी है तो 2 महीने में 118 अरब रुपए की हमने रिकवरी की है। और बंदे को तकलीफ भी होती है। आज हमारी वाटर एंड पावर की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी तो हर प्रोजेक्ट जो है वो 400-500% जो है उसकी कास्ट बढ़ गई है। तो जिस तरह हम इस मुल्क को चला रहे हैं, जिस तरह हम इदारों को चला रहे हैं, तो बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि किस तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं। न कोई जिम्मेदारी उठाता है, न कोई ओनरशिप लेता है। ये मेरे पास तफसील मेरे सामने पड़ी हुई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2 माह में 18 अरब रुपए 53 करोड़ की रिकवरी की है। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जो है वापडा में 58 गाड़ियों के गलत इस्तेमाल की तफसील है, फिर गलत अलॉटमेंट की वो हैं, फिर जो है वापडा का बताया गया है कि 27,049 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है मगर महकमे के नाम ट्रांसफ़र नहीं की गई। बस सर जी, हर जगह पर यही हालात है और इससे हमारे प्रोजेक्ट जो है उसका जो ड्यूरेशन भी है वो भी बढ़ रहा है। 2-3-4-5 साल में मुकम्मल होने थे, वो 10-10, 12-12 साल में चले गए। तो एक तो कास्ट बढ़ रही है, दूसरी ये है कि जो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होते तो उसका जो हमें पर डे जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ न कोई पूछने वाला है और न किसी ने ये उठाना है कि हमें ये इस मुल्क का हम पे भी कुछ हक है, इस जमीन का हम पे। हर बंदा बस ये कह रहा है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। तो बहुत बुरे हालात है। हर मिनिस्ट्री को देखे, न मिनिस्ट्रियों के अंदर जो है कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, ना वही ऑडिट पैरे बार बार आ रहा है, वही चीजें। बस हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा कमाई करे। तो इस पे तो मैं तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह एक मिनिस्ट्री को देखता हूँ, एक सेक्रेटरी साहबान की, मैं हैरान रहता हूँ कि ये तो कुर्सी पे बैठने तो है, वो अपनी मराद तो लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अदा करने को कोई तैयार नहीं है। जी जुनैद अकबर, आप केपी के जो हैं सदर हैं पीटीआई के, साथ में आप एमएनए भी हैं। ये 3 कांग्रेसमैन जो अमेरिका से आए थे तो यहाँ ये तासुर दिया गया था हमें पीटीआई की तरफ से कि जी वो आएंगे और इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। अब उनको 2-3 दिन हो गए हैं, वो पूरे जो है पंजाब से भी हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी मुलाकातें भी हो गई हैं। पहले तो उनके साथ जो मुलाकात में कुछ लोग आपके गए, वहाँ पे आतिफ खान गए और शायद अमजद साहब गए, मगर कुछ लोग कहे जी हमें नहीं मिला जो है। फिर आज जो है कल भी उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग और आज मीटिंग जो है वो यही वो रहा कि जी मुलाकात हुई नहीं हुई, वो इनविटेशन मिला नहीं मिला। मगर कहीं भी ये इतला नहीं कि जो लोग चंद मिले भी हैं तो किसी ने इमरान खान के हवाले से बात की, याद सादिक साहब ने, बल्कि ये उनका बयान है, वो कहते नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी इमरान खान का कहीं जिक्र ही नहीं किया। वो पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से जो बामी मुलाकात है उसके लिए आए थे, उनका इमरान खान से कोई ताल्लुक दूर तक नहीं था। नहीं, आप मैं पहले तो ये बता दूं कि हमने कभी ये नहीं कहा था कि कोई आ रहा है इमरान खान के लिए। उसकी अपनी ऑफिशियल विजिट थी, उसको पता होगा कि किस मकसद के लिए आ रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ लोग गए थे जिसमें जो हमारी फॉरेन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान थे उसको दावत मिला था, जो फ्रेंडशिप ग्रुप होती है उसे क्या, उसको भी दावत मिला था। कुछ स्पीकर साहब की तरफ से कुछ लोगों को दावत मिला था, लेकिन जहां तक मुझे पता चला तो वो एक डिनर के हद से आगे मेरा नहीं ख्याल कि किसी से कोई बातें हुई है या किसी की मुलाकात हुई है।
या किसी पाकिस्तान के मुतालिक या इमरान खान के मुतालिक या मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात आपके वर्कर ये सोशल मीडिया के ऊपर ये शिकायत कर रहे थे कि जो लोग मिले हैं आतिफ खान जैसे या पार्लियामेंट में भी जब वो आए हैं तो उनसे आप लोगों को मिलके इमरान खान या पार्टी के मसाइल के हवाले से बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? नहीं, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जो इनविटेशन थी वो कोई पार्टी के सिर्फ पीटीआई के लोगों को नहीं थी, उसमें तकरीबन सारे जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान थी, क़यादत थी, एमएनएस थे, सबको इकट्ठे बुलाया था। तो जहां तक मैंने उन लोगों से सुना तो उसने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई मीटिंग नहीं थी कि जिसमें हमें मौका मिलता कि यार या उसकी तरफ से बात हुई थी या हमारी तरफ से बात हुई थी। क्योंकि एमबीसी की तरफ से एक इन्विटेशन आई थी, तो एमबीसी के ग्रुप में जो भी होता है इस तरह के यूएसए के एम्बेसी के अलावा भी और भी एम्बेसियों की तरफ से किसी इन्विटेशन आती है तो लोग जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई मुलाकात किसी पार्टी की क़यादत की उसके साथ हुई है। जी, ये हम गोरख धंधे का सुनते आए थे, नुसरत फतेह अली ने कवाली भी गाई भी है कि ये तुम एक गोरख धंधा हो। ये अब एक गोरख नाका आ गया है, वो पता चला है कि ये उसी के मुतालिक थी शायद, कि उससे आगे जो है आपके लोग, उनकी फैमिली को आज बताया गया है कि उनकी इमरान खान की बहनों को उससे आगे ही नहीं जाना गया, इस दफ़ा फिर मुलाकात नहीं करवाई, वकला की शायद मुलाकात हुई है। तो क्या उस पर ख़ास तौर पे ये भी सुनते थे कि जी आज इमरान खान की जो है वो वीडियो के ज़रिए जो है अदालत के अंदर पेशी करवाई जाएगी, वो पता चला जी वहाँ पे इंटरनेट बैठ गया है, क्या कहेंगे? ये सर जी, मैं तो इस पे उसको इस मुल्क की बदकिस्मती कह सकता हूँ कि जिस अमेंडमेंट के जरिए जो जज साहिबान, आज अगर चीफ जस्टिस साहब हो या दूसरे जज साहिबान हो, जिस अमेंडमेंट के जरिए हमारी खवातीन को उठाया गया था, हमें जो है हमें लालची दी गई थी, हमें ऑफर आई थी, जब इस तरह की अमेंडमेंट हो तो इस तरह की जब लोग आते हैं तो फिर मैंने नहीं ख्याल कि हमें उससे कोई उम्मीद जो है रखनी चाहिए। पहले तो जज साहिबान को वो आईनी तरमीम जिसमें तारीख में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह की आईनी तरमीम की गई थी। खान साहब ने भी आज इस चीज को कहा कि हमारा अभी भी कानून के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल, हम जितनी भी है फोरम है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई की आदत आज भी कोशिश कर रही है कि हमारे वर्कर्स का इत्मीनान भी हो, अदालतों पे बहाल हो और अदालतों पे कायम रहे। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, इतना प्रेशर है, इतनी हमारे वर्कर्स की तरफ से, हमारे वोटर की तरफ से, मैं उस दिन से डर रहा हूं जब हमारा वर्कर जो है वो हमारे बगैर निकल आए, क्योंकि सबको पता है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलती। आपको मैं बता दूं कि पिछले 7-8 दिन से आपने कीपी में देखा कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए, कुछ में मैं भी गया हूं। तो हम भी इस तरह की, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, जब मैं उस दिन जो खान साहब से मुलाकात हमारी हो रही थी, मैं पहले पिछले हफ्ते 17-18 हफ्तों से रोजाना जा रहा हूँ, खान साहब बुलाते हैं अदालत के हुक्म पे, और आखिरी दफा जब हम गए थे तो 3 रुकनी बेंच ने फैसला, जिसमें सिटिंग चीफ जस्टिस साहब है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब है, उसने फैसला दिया था। इसके बावजूद हमें नहीं मिलाया गया। जुनैद अकबर साहब, इसके बावजूद आपके पार्टी के, जिस तरह आजम स्वाति साहब ने, उन्होंने कहा जी मैं वो मिल के आए कि जी ना बातचीत की वो, अब लेटेस्ट जो है इमरान खान से जो लोग वकला मिल के आए हैं, तो क्या खबर है उनकी बातचीत के हवाले से, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, खान साहब ने कभी भी डायलॉग का, जमहूरी लोग जो है वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम कभी ये नहीं कहेंगे, और ना खान साहब ने कभी कहा कि हम इदारों के साथ नहीं बैठेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस इदारों को मैं ओन करता हूं, खान साहब ओन करते हैं। मैं इदारे के सरबराह से नाराज हो सकता हूं, मेरा उससे गिला हो सकता है, लेकिन इदारे मेरे अपने हैं। मैं चाहता हूं कि मजबूत इदारे हों, क्योंकि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। जुनैद अकबर साहब, ये मैं एक और इशू है, क्योंकि महदूद वक्त है, इसलिए मैं ज़रूरी है पूछना आपसे कि मादनियात का जो बिल है केपी के अंदर, ये अलीमा खान के हवाले से ये बयान आया था कि जी जब तक इमरान खान रहा नहीं होते हैं तो ये बिल जो है ना हम इसको पास नहीं करेंगे, केपी के बिल को। मगर आज उसका एक रिफॉर्म्ड वर्जन आया है और ये बताया जा रहा है कि जो एतराज़ात किए जा रहे थे पार्टी की तरफ से, उनको जो है दूर कर दिया गया है, और क्लियरली एक तबका आपके पार्टी के लोगों का है, जिसमें अलीमीन गंडापुर भी हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इसको पास कर दिया जाए। तो अभी लेटेस्ट क्या है पार्टी की पॉलिसीज बिल के हवाले से?
नहीं, पार्टी तो क्लियर है इसमें कि जब तक खान साहब की रहनुमाई न हो, जब खान साहब की इजाजत नहीं है, तो हम न किसी ऐसे बिल को हम उस पर न बात होगी न उसको मंजूर करेंगे। और इसमें यह है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो इत्तेमाद का फुकदान है। जब इदारों की तरफ इशारा हो, जब इस तरह के स्ट्रेटेजिक हो, जब बिल में स्ट्रेटेजिक की बात आती है, तो लोग उस पे उसको अगर अच्छी नीयत से भी हो फिर भी लोग घबराते, क्योंकि माजी हमारे हमें यही बताता है इदारों पे लोगों का इत्तेमाद खत्म हुआ है। तो वो किसी सूरत जब तक खान साहब की रजामंदी न हो, खान साहब की इजाजत के बगैर न कोई बिल पास होगा न कोई इसमें वोट देगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, ये जो पॉलिटिकल गुफ्तगू हमारी चल रही थी, इसमें पाकिस्तान के तमाम हिस्सों की तो बात करेंगे, मगर मुझे एक बात आपकी बहुत ज़्यादा खटक रही है, IMF से रिलेटेड है। आपने इससे पहले आगाज़ में बड़ा कहा कि जी इनके अपने गवर्नमेंट के खर्चे कम नहीं होते और अवाम कुर्बानी दे, तो IMF ने एतराज़ नहीं किया, आप क्यों करते? आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। मैं जो IMF का मैं पहले जिक्र एक गवर्नेंस की बात कर रहा था। चारों सूबों की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, चारों सूबों के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल हैं, मगर लार्जली पाकिस्तान की गवर्नेंस का मसाइल है। ये रोज़ तकरीरें शहबाज शरीफ साहब कर देते हैं, रोज़ जो है एक PR आ जाती है, रोज़ इश्तिहार चल रहे हैं ये सारे, मगर जो रिपोर्टें आ रही, मैंने आगे एक जिक्र किया है कि इनकी अपनी जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का बताया हुआ 133% थोक और परचून में फ़र्क है यार। एक जो मार्केट से ख़रीद के आता है वो 100 रुपए की वो 250 रुपए की बेच रहा है आगे, तो कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और बाकी साथ में मैं नहीं कह रहा ये ख़तरनाक बात है, क्योंकि IMF का याद रहे कि तलवार हमेशा लटकती रहेगी। उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये शहबाज राना साहब की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने 30 इदारों से वो गवर्नमेंट के मिले हैं और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर उन्होंने कहा जी बहुत बड़े जो है ना बड़े बड़े यहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं, बड़े ही नकाइस हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस के, और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो टोटली पोलिटिसाइज्ड हो चुकी है, सियासत की नवर हो चुकी है, और यहाँ पे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी है, कोई इनका एहतसाब नहीं है, कोई इनकी पकड़ दकड़ नहीं है, और बस शॉर्ट टर्म गोल पे दिहाड़ी पे डे टू डे एडॉकिज्म के ऊपर टोटल जोर है। ये IMF कह के गया है। उन्होंने 12 दिन का उनकी लीगल टीम आई भी थी मिशन, और 30 इदारों से मुलाकात के बाद ये वो फैसला दे के गए हैं। वो मजीद रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, ये शहबाज राना के बकौल, कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है ये बहुत ज़्यादा सिफारिश और पोलिटिसाइज्ड हो चुकी हुई है, और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ही इनकी जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब मेरिट पे नहीं होता। जी जी। और उन्होंने कहा जी इनकी जो ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो हैं, ये जो हमारे इदारे हैं सरकारी जो है, इसलिए तबाह हुए हैं कि इसके अंदर टोटली जो है चेयरमैन भी सियासी बुनियादों पे लगाए जाते हैं, और बोर्ड भी जो है इसके सियासी बुनियादों पे हम जिक्र करते रहते हैं। मगर खतरनाक बात है कि ये IMF कह रहा है कि आपके ये बड़े बड़े गैप्स हैं। क्या जनाब ये टोटली जो है ना अपनी मनपसंद लोग जो है ना सियासी पार्टियां लगाती हैं, टोटली पेट्रोनेज बेस्ड के ऊपर, और सरकारी मुलाजम जो है वो जो है सिर्फ खुश करने के लिए गवर्नमेंट को वो करते हैं, और करप्शन का यहाँ पे कोई इदारे बनाए हुए हैं, मगर ना नैब, ना FIA, ना पुलिस, या एंटी करप्शन जो है कोई यूनिफॉर्म्ड एंटी करप्शन की इनकी पॉलिसी नहीं है, एक एडॉकिज्म है, और उसके अंदर चेरी पिकिंग करते हैं कि जिसको पकड़ना होता है उसको ठोक देते हैं, जिसको छोड़ना होता है उसको छोड़ देते हैं। ये IMF है। हाँ। अब आ जाते हैं कि इसके असरात सूबे पे मादियात का तो आपने देख लिया, KP की सिक्योरिटी की सिचुएशन भी वहाँ पे है, और वहाँ पे जो ये अच्छी बात है कि ये कोशिश की जा रही है, मगर वहाँ पे उन्होंने साफ कहा है कि जनाब पहले इमरान खान से या माहौल बनाएंगे, मुलाकातें करेंगे, गवर्ड वहाँ से आएगा। सिंध का जो पानी का मसला है वो गंभीर होता जा रहा है। कल जो है याद रहे कि 17 तारीख को उमरकोट में इलेक्शन है, नवाब यूसुफ तालपुर के वफात के बाद वहाँ पे बाई इलेक्शन है, और वो उसके ऊपर बड़ी नज़रें पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक टेस्ट केस है कि हमेशा कई दहाइयों से वहाँ पे नवाब साहब जो जीतते थे, अब उनकी वहाँ पे बेवा खड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे उनके मुकाबले पे इस दफ़ा हालांकि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही हुई है, बड़े बड़े सुलझे हुए बड़े वज़ेदार किस्म के आदमी थे यूसुफ तालपुर साहब, तो नॉर्मली वो एक सिंपथी वोट होता है। वो कह रहे हैं कि वहाँ इस दफ़ा कंपटीशन है, क्योंकि GDA
पीपल्स और पीटीआई और नून लीग का कैंडिडेट जो है वो भी आपस में सब इकट्ठे हो गए हैं, उनकी बेवा इलेक्शन पे खड़ी हैं उनके मुकाबले में। तो इस वक्त टफ टाइम हो सकता है, तो क्योंकि मार्जिन वैसे बहुत ज़्यादा था पिछली दफ़ा, वो 1 लाख वोट से भी ज़्यादा का था। सो अगर वहाँ क्लोज मार्जिन भी हो जाता है तो वो इंडिकेशन होगी सिंध के अंदर एक रिजेंटमेंट का, एक वो इंडिकेटर होगा। और रिजेंटमेंट उसकी जो पानी की है वो मसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि पहले ही पीपल्स पार्टी फंस गई है वहाँ पे। वो टॉप लीडरशिप तो असदारी और बिलावल भी आज गायब हैं, वो सेकेंड टीयर थर्ड टीयर की मीटिंग करा देते हैं, वो बयाना दे देते हैं, मगर करते हैं तो वो अगर वो करारदाद भी पास करते हैं पीटीआई के साथ मिलके नेशनल असेंबली में, इसका मतलब है कि शायद उनको फिर गवर्नमेंट से अलहदा होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कम से कम वफाक में कैबिनेट हिस्सा नहीं है मगर मज़े पूरे ले रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा और इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ करना होगा। सो ये जो है ना डबल गेम, ये कब तक चल पाएगी, लोग ये इससे राजी नहीं होंगे, उनको स्टांस लेना पड़ेगा क्लियरली। लेकिन आमिर साहब अगर वो उनका साथ नहीं देते तो फिर अपने वोटर्स को बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी नाराज कर देगी, वो भी करेगी। और अभी ये मजीद बढ़ गया है कि पानी का बड़ा सीरियस मसला है कि पहले ही पंजाब ने भी, अब उन्होंने कहा जनाब आप भी हमारा पानी जो है ना वहाँ पे ले रहे हैं हमारे हिस्से का, तो पहले ही पंजाब में ख़त लिख चुका है। अब जो है सिंध ने आज एक ख़त लिखा है कि अप्रैल के पहले अशरे में सिंध का पानी जो है वो 62% की किल्लत है, और पंजाब के अंदर के भी जो है कैनाल्स के अंदर 54% किल्लत है। और जो है सिंध ने तकरारी तौसा कैनाल खोलने पर इरसा के आगे एहतजाज किया है, तो ये बढ़ गया है। पंजाब में किसान, जाहिर है हम जिक्र करते रहते हैं, किसान सड़कों पे आए हुए हैं और गवर्नमेंट तुली हुई है, रोज जो है ना कभी ट्रैक्टर स्कीम फलानी स्कीम किसानों की स्कीम आ जाती है, इतने अखबारों में आए हुए हैं। और भाई उनको आप ये छोटे छोटे जो है ना जो छोटे लॉलीपॉप ना दें, वो कहते हैं हमें उजरत दें, वो 3900 मांगते हैं, चले वो नहीं लेनी है, आपने जो सपोर्ट प्राइस देनी है। एकदम से आप लिबरलिज्म पे आ गए हैं कि जी फ्री पॉलिटिक्स जो है इस मुल्क के अंदर कहाँ रेगुलेशन है कि आपको उनकी लागत जो है वो उससे भी कम। यहाँ 2000 से 2500 का रेट मार्केट का आया है। दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो वो तकरीबन अगर ये जाएं तो 2800 के करीब मैं कल तखमीना लगा रहा था रेट है। मगर अगर आप अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं फ्रेट शेड डाल के वो 3500-3800 के दरमियान, तो जो रेट बाहर का पड़ेगा उनको खुदा के लिए दें। इंडिया के अंदर इसीलिए हमें फूड शॉर्टेज रहती है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बजाय इसके कि बाहर के किसानों को दें, अल्लाह करे ना मंगवाना पड़े, मगर आप इनको दे दें। पंजाब में सो ये एक सिचुएशन है, छोटा किसान बुरी तरह से बलूचिस्तान का अभी वो 19वां दिन है, अभी क्राइसिस वो नहीं हुआ। सो ओवरऑल जो है वो एक प्रॉब्लम सारे सूबों में चल रही है, और उसके अंदर ये कोई जो है पीटीआई को जो धरना वरना देते हैं तो फिर और मसाइल होते हैं, कई मसाइल खड़े हो जाएंगे, ट्रांजिट रूट का बड़ा इशू बन जाएगा। चलिए इसके ऊपर तो आमिर साहब हम नज़र रखे रहेंगे। अभी ज़रा हम कुछ लीगल मामलात की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी हैं 92 न्यूज़ के साकिब बशीर साहब। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक्स सो मच आपके वक्त। जी साकिब, ये 2-3 मामला चल रहे हैं। एक तो आज ये था, ये हमारी एंकर साहबा जो है ना, सरवत कल बड़ी वो थी कि कल बड़ा दिन है, इमरान खान को शायद अदालत में लाना पड़ेगा, और वो फिर बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा जी वहाँ का जो है वीडियो ही काम नहीं कर रहा, और गोरख धंधे से आगे जो है ना इमरान खान की बहनें नहीं जा सकी। सॉरी, गोरख नाका, गोरखपुर नाका। जी, वो जो जिस केस के हवाले से आमिर साहब बात, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ही एक दिलचस्प और गैर मामूली केस जो है वो बन चुका है। ये अक्टूबर 2023 से लेकर आज अप्रैल 2025 तक इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ये कोशिश कर रही है, और गाए बगाए वो ऑर्डर्स करते हैं प्रोड्यूस करें, कभी वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, कभी उनकी हाजिरी के लिए। तरीकाकार ये होता है कि एक दफा उनकी अटेंडेंस होनी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, फिर 1 साल वो गुजर गया, अब 3-4 माह ये गुजर गए, तो ये 20-22 माह हो गए हैं। तो इतना टाइम गुजर गया, अभी तक सिर्फ इमरान खान साहब की जेल से अटेंडेंस नहीं हो सकी, और जो सेशन कोर्ट है हमारी, उनकी जानिब से भी बड़े सख्त कोई ऑर्डर्स नहीं आते
कि एक अटेंडेंस होती और केस का फैसला हो जाता। तो उसी तरह की आज की सिचुएशन थी और वो हमेशा से यही कहते हैं कि इंटरनेट खराब है। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ऑर्डर हुआ था कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, वहां पे उन्होंने बात भी की थी, काफी टाइम लगा। बिल्कुल साकिब ने दुरुस्त मिसाल दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फायजिसा साहब ने कहा था कि लाया जाए तो वो आ गए। अच्छा, साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं। जी साकिब साहब, ये गोरख नाके से जरा इधर हो जाएं ताकि आपका कनेक्शन बेहतर रहे। बिल्कुल, ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन, जिस तरह हम एक सेशन कोर्ट बात कर रहे हैं, अब ये मामला हाई कोर्ट का है कि जहां पे अलीमा खान जिनकी जो फैमिली है, मतलब जो उनकी फैमिली है इमरान खान साहब की, वो तो जेल ऑर्डर ना भी हो, जेल रूल्स के मुताबिक उनको नहीं रोक सकते, लेकिन 20 मार्च से उनको जो इजाजत नहीं दी जा रही, आज भी उनको रोका गया। और जिस तरह की तज़हीक अमेज तरीका अपनाया जा रहा है इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, बड़ा हैरान हो रहा था मैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा खुद खातून है और खुद जेल में भी रही हैं, उनको कम से कम इस मामले को देखना चाहिए कि उनके मातहत एक जेल है, वो किस किस्म का रवैया इमरान खान साहब की फैमिली के साथ रखे हुए है। और फिर जो ऑर्डर की बात है कि इस सेशन कोर्ट का ऑर्डर भी उसको पैरवी अमल नहीं हो रहा उस पर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 मार्च का ऑर्डर है लार्जर बेंच का, 3 जजेस ने ऑर्डर किया कि आपने मंगल वाले दिन फैमिली और वकला की और जुमरात वाले दिन उनकी लीडरशिप की मुलाकात करानी है। सिर्फ 3-4 जो मनपसंद या उनकी जो मर्जी के लोग होते हैं उनकी मुलाकात मंगल वाले दिन करवाई जाती है। लिस्ट का भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा और फैमिली की मुलाकात सिरे से करवाई नहीं जा रही। और इसके लिए 3-4 अप्रैल को शिबली फराज साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, वो आज तक नहीं लगी। ये इस तरह की कई जो है कंटेम्प्ट की कई बेताशा दरखास्तें पड़ी हुई हैं। बात बुनियादी ऑफकोर्स अखलाकी मामला तो है कि बड़ी एक वैसे ही एक देख के इमरान खान की बहनें ज़मीन के ऊपर वो बैठी हुई थी, इमरान खान का वो नज़र आता है, अखलाकी तो एक सवाल है ही है, मगर असल तो कानूनी है कि बेदर पे अदालतों के ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं रह गई। चाहे वो 6 मुलाकात जो बंदों की PTI के जो फहरिस्त जानी थी, चाहे वो हो, चाहे उनको पेश करना हो, चाहे उनके ख़ानदान की मुलाकात, ये तमाम जो हैं ये अदालत के ऑर्डर्स पे हो रहे हैं। अदालत के ऑर्डर को सुप्रिटेंडेंट पुलिस साहब वो उठा के उधर भेजते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई रोब नहीं रह गया पाकिस्तान में अदालतों का। असल में मामला कुछ इस तरह था कि पहले जो अमल नहीं हो रहा था ऑर्डर्स पे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक पिटीशन चल रही थी, वो मिशाल यूसुफजई का एक मशहूर केस है, तो उस को जो चीफ जस्टिस है उन्होंने लार्जर बेंच में मंगवाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और लार्जर जो अडियाला जेल के हुकाम है उनसे पूछा तक नहीं था कि क्यों नहीं आपने अमल किया। अब उनके अपने ऑर्डर, मतलब 3 जजेस जो है वो लार्जर बेंच जो है वो हाई कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच लार्जर बेंच ही होता है, 3 जजेस का ऑर्डर है और उसको उस पर बिल्कुल जो है वो अमल नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम या उस तनाजुर में जो तब्दीलियां आई थी उसके बाद उसका जो अमली मुजाहरा भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि जो एग्जेक्टिव है उस पर उस तरह वो अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर अदालतें भी उसको उस तरह नहीं देख रही कि एक ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर पर असल में ये बुनियाद रखी गई थी। एक और टेस्ट केस आ गया, ये तो मात्र अदालतों के ऑर्डर हैं। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो दरख्वास्त है और भी लोगों की दरख्वास्त है, ये 17 तारीख को जुमेरात को गालबन उसकी भी नेक्स्ट हेयरिंग होनी है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आ गया हुआ है कि आया वो जो वहाँ से आए थे जज जो है जो कि ट्रांसफ़र होके आए थे, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस से परमानेंट करना है, फिर उनकी सीनियरिटी का मामला है। तो इधर वे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उनको जो है दरख्वास्त जो है रद्द कर दी जाती है तो फिर तो ये जो है वो हम बड़े इंटरेस्टेड होंगे, मेरे जैसे लोग भी, जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट भी, कि दलाइल ग्राउंड्स क्या देंगे। और अगर वो जो है नहीं वो करते तो फिर एक मातर पितर आज़ाद पाकिस्तान में तो फिर ये माछे जेल जाया करेंगे, जिस तरह सियासतदान जाते थे, अदालतें भी, जज भी इस तरह ही ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करेगी। जी बिल्कुल अमर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो हम अभी पिछले 2-3 केसेस की हमने बात की कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है,
अगर ये दरखास्त जो है वो 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंच से 17 अप्रैल को या आगे चलकर ये खारिज होती है और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती, वो कहते हैं ट्रांसफर ठीक हुई है बगैर हल्फ के और उनको वो सीनियरिटी भी उन्हीं को मिलेगी जो किसी और जो है वो हाई कोर्ट से आए हैं, तो फिर तो एक मेरा ख्याल है पूरा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि फिर तो पूरी हाई कोर्ट्स में फिर रोटेशन ही चलती रहेगी कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी हाई कोर्ट में लोग जो जजेस हैं वो रोटेशन में आते रहेंगे। और उसमें खास तौर पर जो एग्जीक्यूटिव के हाथ में ये सारी चीज जब आती है तो एग्जीक्यूटिव फिर अपने मनपसंद जो होते हैं या वो समझते हैं कि ये हमारे फेवरेबल होंगे, फिर उनको ही वो रोटेट करते हैं। ऐसे जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको जो है वो नहीं किया जाता। और सबसे बड़ा जो सवाल है इस सारे सिनेरियो में वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का है कि वो कंप्रोमाइज हो रही है, और वो अगर कंप्रोमाइज होगी तो अदलिया पर जो एतमाद है आम आवाम का, पब्लिक का, उसको ठेस पहुंचेगी और निजाम जो है वो पूरा जो है वो जुडिशरी उस पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो मजीद उसमें जो है वो वसअत आएगी। तो 17 अप्रैल का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखना है कि अगर किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को लाते हैं तो उसकी सीनियरिटी कैसे डिटरमिन होगी, और अगर किसी लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट के जज ने वहां की हाई कोर्ट का हलफ उठाया हुआ है नाम लेकर कि मैं सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठाता हूं, या ये बड़ी अहम बात है कि हल्फ के अंदर जिक्र होता है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का हल्फ लेता हूं, तो ट्रांसफर तो हो सकती है वो टेम्परेरी जो है, मगर नई अदालत में जाए वो ओथ चल रहा हो लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद में आपकी ट्रांसफर हो जाती है और इस्लामाबाद का आप हाई कोर्ट का परमानेंट जो है चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं, जज तो छोड़ें, और आप उसका ओथ भी नहीं लेते। तो ये क्वेश्चन तो है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड होगा अगर ये फॉर एग्जांपल इसको रद्द करते हैं तो दलाइल क्या होंगे जज साहब के? इसमें जो दलाइल हैं बुनियादी तौर पर तो जो एक तरफ के दलाइल तो वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं कि हलफ के हवाले से खास तौर पर कि वो नया हलफ लेंगे। अगर वो नया हलफ लेते हैं कि उनकी सीनियरिटी फिर जो है वो एंड से शुरू होगी, अगर 10 जज यहाँ पे ऑलरेडी थे तो वो 11वें नंबर पर आएंगे, तो अगर वो हलफ नहीं लेते तो वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। और उनका डिफेंस यही है कि आर्टिकल 200 के तहत उनको उनकी ट्रांसफर जो है वो सदर मुमलिकत कर सकते हैं। और उन्होंने जो हलफ लिया था जब उनकी कंफर्मेशन हुई थी, पहले एडिशनल जज फिर कंफर्म जब हुए थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनकी सीनियरिटी वहीं से होगी और नई हाई कोर्ट में आकर उन्होंने हलफ नहीं लेना। जो उनका डिफेंस है 3 जजेस को भी, क्योंकि कायम कम चीफ जस्टिस खादम हुसैन सुमर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनको भी नोटिस हुए, उन्होंने भी आके जो है वो डिफेंस अपना जो है डिफेंस लेना है। ओवरऑल अगर देखा जाए विद इन जुडिशरी जो एक डिस्कशन है, ये हुकूमत का केस बिल्कुल भी किसी तरह मजबूत नहीं है। जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया, जिस तरह उन्होंने सारा इतनी तेजी में जल्दी में ये सारा कुछ किया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो आईनी बेंच वो इस मामले को किस तरह देखता है और किस तरह लेकर चलता है। मैं लास्ट 1.5-2 मिनट है हमारे पास, क्विकली कल जो है ये जो 9 मई के केस हैं उसकी समाअत है, चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं, और दरमियान में अभी पेंडिंग है, मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला आया नहीं है। तो अब ये है कि एंड चिकन के पहले ये हो पाएगा और क्या फैसला होता है या उधर से आएगा? क्विकली ऐसे लगता है कि ये तो चीफ जैसे या अफरीदी साहब ये तय कर चुके हैं, चाहे जाए कि कल जो है वो फवाद चौधरी साहब या दीगर वकील कोई उनको कन्विंस कर ले, वो तय कर चुके हैं कि 4 माह में ही ट्रायल होगा। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो केस भी बहुत बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले ये डायरेक्शन हो जाएगी, फिर मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो वो आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 महीने तक ये बात जा रही है, मगर ये है कि चीफ जस्टिस साहब के लिए भी इस फैसले को देखने के अंदर वो भी इम्तिहान में है, क्योंकि अभी तक भी उनके हाथ भी कोई बड़ा केस का अभी तक फैसला उन्होंने भी नहीं किया, आईनी बेंच को तो छोड़ें। जी बिल्कुल, कल के जो केसेस लगे हुए हैं उसमें इमरान खान साहब का केस है, शहरयार अफरीदी का केस है, एजाज चौधरी का केस परसों लगा हुआ है। अगले 2 दिन 9 मई के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर तो पीटीआई के वकला उनको कन्विंस कर सके,
वो जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उससे पीछे ला सके, फिर तो कह सकते हैं कि कुछ हो। लेकिन चीफ साहब कहते हैं कि नहीं, पहले 1.5 साल गुजर चुका है, आज 4 माह में या ट्रायल मुकम्मल करने हैं। अगर सिर्फ एक केस में सिर्फ हवाला आपको दूं, यहाँ पे 118 या 119 GHK हमला केस में जो मुल्जमान है और गवाह 105 है, तो हर मुलजम का एक एक वकील होता है, हर गवाह पे वो अगर जरा करेगा तो कई दिन उसमें लग सकते हैं। ये वैसे देखते हैं कल जो है बड़ी हमारी नजरें सबकी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच साकिब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब आपको अब शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।